अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलाल आज़म अनप्लग्ड। और आज की वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरा जो मेन चैनल है बीइंग अ ट्रैवलर उस पर क्वेश्चन करते रहते हैं कि जो आपने बाइक चूज़ की सुजुकी GS 150 वो आपने क्यों चूज़ की और अभी उसका इतनी चलाने के बाद आपका क्या रिव्यू है, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट, उसमें क्या मसले मसाइल हैं। तो मैंने कहा यार मैं बजाय इसके कि सबको कमेंट्स में एक एक चीज़ बताऊँ, मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ कि मैंने ये क्यों ख़रीदी और मेरा अभी तक इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, इसकी पॉजिटिव साइड क्या है और इसकी नेगेटिव साइड क्या है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना इसके मुताबिक ज़रूर फ़ैसला कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा बॉदर करती हैं कि आपको बाइक लेनी चाहिए या किसी और पे शिफ्ट होना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं अपने लैपटॉप से देखता जाता हूँ, जो मुझे क्वेश्चन आते थे ज़्यादा मैं वो देख देख के आपको आंसर करता जाता हूँ। तो नंबर 1 क्वेश्चन यही आता है कि जी GS 150 ही क्यों ली सुजुकी की, बाकी आपने क्यों नहीं ली ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन मैंने आपके साथ पहले भी एक दफ़ा शेयर किया था कि सुजुकी की ही एक है GR 150 और इसके अलावा जो होंडा की है CB 150 और फिर YBR 125। ये मार्केट के अंदर 3 से 4 बाइक्स हैं जो टूरिंग के लिए फ़िलहाल पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं। तो मसला जो था, जो मेरा कंपैरिजन किया वो मैंने इसीलिए किया कि सुजुकी 150 के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे लोगों के, इसके इंजन की जो पावर है और इसकी परफॉर्मेंस, तो ये फैक्टर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि यार 125 नहीं लेनी 150 है। तो इसलिए YBR 125 तो पहले ही मेरी जो है लीग से आउट हो गई थी कि मैं अंडर पावर एक चीज़ लेना ही नहीं चाहता था। अच्छा, 150 के अंदर अब एक ये ऑप्शन थी GS 150, GR 150 या होंडा की CB 150। अगर मैं कंपैरिजन करता होंडा 150 और इसका, तो इसकी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, तकरीबन 1 लाख का आलमोस्ट आपका जो है वो कॉस्ट का ही फ़र्क था। उसके अलावा खूबसूरत वो थी, मुझे जो ज़्यादा अट्रैक्शन जिसकी तरफ हो रही थी, ये इतनी खूबसूरत नहीं है, बहुत पुराना इसका स्टाइल है, लेकिन इसकी खूबसूरती मुझे फ्रंट से जो इसकी गोल लाइट है वो मुझे पर्सनल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वो जो नोकीली लाइटें हैं उसकी YBR की भी और इवन CB 150 का फ्रंट बिल्कुल नहीं पसंद, फ्रंट मुझे इसका ज़्यादा पसंद था। तो मुझे एक ये हौसला था कि यार मैं इस तरफ टिल्ट हो रहा हूँ तो एटलीस्ट इसका फ्रंट जो है वो तो अच्छा है ना, गोल लाइट वाला। तो ये था सीन। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, नंबर 1 तो था कि 150 लेनी थी, नंबर 2 था कॉस्ट वाला फैक्टर। तो क्योंकि इसके अंदर कुछ इश्यूज़ जो इसके हैं सीट वगैरह के, वो इश्यूज़ CB 150 वगैरह के अंदर सॉल्व हुए हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट है कि बंदा कहता है यार मैं कोई और जगह इस पे लगा लूँगा, 1 लाख रुपया नहीं देना इतना ज़्यादा इन चीज़ों के लिए। तो ये कॉस्ट वाले फैक्टर की वजह से भी मेरा एक चॉइस ये वाली बनी। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा जो फेसबुक के ऊपर GS 150 के ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें बहुत लोगों के मैंने राय भी ली और लोगों यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी रिव्यूज़ देखे, उससे मैंने उनका क्रिटिकल एनालिसिस किया। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ऐसी बता रहे होते हैं जो उनके लिए तो बहुत नेगेटिव होती हैं, लेकिन मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल थी, और कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी ऐसी जो मेरे लिए नेगेटिव थी। तो उसमें यह है कि आपने अपनी पसंद देखनी है, दूसरे का नहीं देखना। इसी तरह जो आज मैं अपना रिव्यू भी शेयर कर रहा हूँ, आपने इन सब पॉइंट्स को लिखने या सुनने के बाद ये डिसाइड कर लेना कि ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है या नहीं। जो चीज़ मुझे नेगेटिव लगती है वो हो सकता है आपको ना इतनी नेगेटिव लगती हो। उसके बाद हाँ, एक और बड़ा फैक्टर था इसको चूज़ करने का कि इसका जो गियर सिस्टम है वो जो है नॉर्मल जिस तरह होंडा 70 का होता है, सारे गियर्स आगे लगते हैं और गियर निकालना है तो आपको पीछे निकालना पड़ता है। जबकि जो बाकी बाइक्स आ रही हैं CB 150, इवन जो सुजुकी की GR थी वो भी, और आई थिंक YBR तो खैर 125 की जैसे मैंने निकाल दिया था। तो उनका मसला ये है कि जी पहला गियर नीचे लगता है और बाकी गियर जो वो उल्टे लगते हैं पीछे। अब मेरे घर में मेरे पास 70 भी है और ये भी है, तो मैं इस जो है ना वो टेंशन में नहीं पड़ना चाह रहा था कि यार कभी जो है ना मेरा आदत मुझे वो आगे गियर लगाने वाली है और कभी पीछे लगाने वाली हो तो वो बाइक चलाने में मसला होने लग जाना था। तो ये भी मेरा एक फैक्टर था कि यार इसके अंदर एक जो नॉर्मल ट्रेडिशनल गियर वाला सिस्टम चलता आ रहा है वो मुझे चाहिए था। तो हो सकता है आगे अब जब मैं कभी अपनी बाइक अपग्रेड करूँगा तो उसके अंदर तो फिर लेना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो उस पर शिफ्ट होना ही है। लेकिन ये फर्स्ट थी बाइक इसलिए अपग्रेड की कर रहा था, इसलिए ये वाला पॉइंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैं जब YBR के ऊपर बैठा और इवन जब मैं CB 150 पे बैठा तो मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मुझे थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है उसको बैठने के लिए, और उसके ऊपर उसकी वजह से आपकी पीछे जो है कमर के अंदर जो है वो स्ट्रेच आता है।
तो जबकि मैं इसके ऊपर बैठा तो आप स्ट्रेट इसके ऊपर इस तरह बैठ सकते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स को अगर मैं देखूं, मद्देनज़र रखूं, तो लॉन्ग राइड अगर आप बहुत ज़्यादा झुक के करते हैं तो आपकी इधर जो है वो कमर में पेन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली जब आपके झटके लगते हैं उस दौरान आपकी अगर बॉडी बहुत ज़्यादा कर्व के अंदर हो तो मसला हो सकता है। तो लॉन्ग टूरिंग वर्सेस शॉर्ट टूरिंग में इतनी बेंड से कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र करने थे, इसलिए मुझे ये वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैं अपने आप को अनईज़ी फील कर रहा था YBR के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो ये वाला एक फैक्टर मुझे इम्पोर्टेंट लगा जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर आया। सेकेंडली, जिन बाइक्स की जो टैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, उसके ऊपर टैंक बैग लगाने से ना वो आपका जो टैंक बैग तो आपने लगाना ही है ट्रैवल करते हुए, तो वो आपके बिल्कुल जो है वो चेस्ट के ऊपर आ जाता है, तो हैंडल को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी टैंकी क्योंकि नीचे है और आप टैंक बैग जब फ्रंट पे बैग लगा लेते हैं तो वो उस लेवल पे आ जाती है जितनी YBR की और बाकी बाइक्स की पहले ही इतनी ऊपर होती है। तो ये भी एक इसका फैक्टर था जो मुझे चूज़ करने के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। सेकेंडली, अगर आप इसका हैंडल देखें तो वो भी एर्गोनॉमिकली मुझे इसका पसंद आया था क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा था, जबकि CB150 का और YBR के छोटे हैंडल हैं और उसमें भी आपको थोड़ा सा ऐसे होके चलाना पड़ रहा होता है। अब ये मेरी पर्सनल है, मेरी अपनी बॉडी उसके साथ ज़्यादा मैच करती है, किसकी और बॉडी कैसे उसके साथ मैच करती है ये आपने ख़ुद देखना है। कुछ लोगों को वो सूट करता होगा, मुझे ये सूट करता है कि मुझसे छोटे हैंडल से नहीं ज़्यादा अच्छा ड्राइव होता, जितना बड़ा अच्छा खुला चौड़ा हो वो ज़्यादा मुझे जो है वो अच्छा लगता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इसके पार्ट्स और आफ्टर सर्विसेज क्या हैं। आल्दो इसके भी कोई इतने पार्ट्स अवेलेबल नहीं है अगर आप नॉर्थ टूरिंग के लिए जाते हैं या साउथ टूरिंग के लिए जाते हैं, लेकिन मसला इसमें यह है कि बाकियों के जो बाइक्स हैं ना, CB150 स्पेशली, इवन YBR भी, उनके पार्ट्स अगर खुदा न खास्ता आपकी बाइक का कोई टूटता है गिरने की वजह से, और एक्सपेक्टेड भी होता है आप इतना टूरिंग करते हो कहीं ना कहीं पे तो बाइक को कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो वो बहुत फिर महंगे हैं आफ्टर पार्ट्स जो हैं। आप ले तो लेते हो बाइक, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें लगवानी पड़ती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी पॉइंट नंबर 2 कि मेरा एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है और इनिशियल एक्सपीरियंस कैसा था और अब तक जो है वो कैसा मेरा एक्सपीरियंस जा रहा है सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नंबर 1 जो मैं अगर देखूँ तो सबसे पहले बाइक लेने के बाद पहली दफ़ा सेल्फ स्टार्ट का इसमें ऑप्शन मिला तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि बचपन से जो है वो किक्के मारने का जो है वो आदत पड़ी हुई थी, लेकिन इसका सेल्फ स्टार्ट सिस्टम बहुत अच्छा है और जब तक मैंने इसकी वायर्स को पंगा नहीं किया ना तो बड़ा अच्छा चलता रहा। बीच में मैंने इसकी 2-3 दफ़ा स्कर्दू जाते वक्त एक बड़ी लाइट लगवा ली थी जिसने मेरी लाइट्स को थोड़ा सा मसला किया, लेकिन अब दोबारा मैंने जब उसको नॉर्मल कर दिया तो फिर दोबारा मेरा सिस्टम ठीक हो गया। तो मुझे ओवरऑल इसका जो स्टार्टिंग सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है और रिलायबल है अगर आप इसको कुछ छेड़ते नहीं हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि शॉक्स मुझे इसके बहुत अच्छे लगे हैं। मैंने बहुत एक्सट्रीम किस्म की ऑफ रोडिंग की हैं अपनी स्कर्दू ट्रिप में भी और साउथ के दौरान भी, तो मैं बिल्कुल भी शॉक्स की तरफ से जो है वो परेशान नहीं हुआ। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है राइडर के लिए जब आपने लंबी लंबी ड्राइव्स पे निकलना है कि आपके जो है वो कमर में दर्द मेनली इसी की वजह से होना है। तो दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट। आ जाते हैं अब इसके उन 2 पॉइंट्स के ऊपर जिस पे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। वो बहुत ही फेमस है सुजुकी के और बड़ा पुराना इशू चलता आ रहा है, वो है इसकी सीट और इसकी लाइट। तो इन दोनों से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। इवन आप यकीन करें इसकी सीट इतनी हार्ड है कि शहर में भी चलाते हुए 30 मिनट के बाद फ्लैट हो जाते हैं आप, बिल्कुल इतनी ज़्यादा इसकी पेन होती है कि आप नहीं इसकी नॉर्मल सीट यूज़ कर सकते। प्लस जो इसकी जेन्युइन लाइट आती है वो इतनी कोई स्कैटर्ड होती है और आप जब अंधेरे में कहीं पे चलाते हैं तो उसका आपको स्पॉट ही नहीं को पता चल रहा होता कि ये कहाँ पे लाइट जा रही है, पूरी बिखर जाती है। तो ट्रैवल अगर आप टूरिंग के लिए निकलते हैं तो बिल्कुल भी इसकी जो लाइट है ना वो नहीं सही काम करती। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसकी पावर का। मैंने बहुत ही रफ़ जगहों के ऊपर, बहुत ही स्टीप रोड्स के ऊपर ट्रैवल किया है, नॉर्थ में भी साउथ में भी। ओवरऑल मुझे कहीं पे भी ये अंडर पावर नहीं फ़ील हुई। जहाँ जहाँ जैसी जैसी चढ़ाई थी, पत्थरों में, रेत में, चढ़ती किया बाइक इसने मुझे यानी मायूस नहीं किया। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि बाइक जब बिल्कुल कहीं पे रुक जाए, फंस जाए, फिर वहाँ से उठाना और वहाँ पे अगर पत्थर हो वहाँ पे मुश्किल आती है, बिकॉज़ वो अब टेरेन ही ऐसा है। वो तो आपने इवन देखा हो जो वाइल्डलाइंस बाय अबरार हैं उनकी, अगर आपने कुछ एपिसोड देखी हो, नूरी टॉप की उनकी 350 थी और BMW की थी, वो भी बेचारी फंस गई थी।
और उसके लिए उसको भी निकालना मुश्किल हो रहा था। तो वो यानी बाइक का बहुत ज़्यादा इसमें कसूर नहीं होता, वो थोड़ा ये भी होता है कि वो जगह ही ऐसी होती है कि एक पत्थर वाली जगह से बाइक को उठाना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ओवरऑल मैं इससे सेटिस्फाई हूँ पावर वाइज। इकॉनमी अगर मैं देखूं इसकी फ्यूल इकॉनमी, तो वो भी बाइक के वेट और बाइक की परफॉर्मेंस के लिहाज से मुझे तो बहुत अच्छी लगी। जो इसके जेन्युइन टायर्स आते हैं बाइक के, उसके साथ जब मैंने इसको लॉन्ग टूर पे चलाया था तो मुझे इसने ऑलमोस्ट 50 के करीब इसने मुझे दी थी। और फिर मैंने इसके टायर चेंज कर दिए और मोटे टायर लगवा लिए, राल्को के दोनों टायर्स मैंने लगवाए, और उनके बाद इसकी एवरेज थोड़ी सी कम आ गई, लेकिन फिर भी यानी ये आलमोस्ट कोई 48 के करीब ये कर देती है 1 लीटर के अंदर, विच इज़ वेरी गुड बाय द वे। तो क्योंकि आपने इतना सामान लदा होता है आगे पीछे फ्रंट पे अपने ऊपर, और ये वो तो वेट भी आपका इतना ज़्यादा हो जाता है। तो बाइक की जब भी आपने इकोनॉमी वगैरह निकालनी होती है वो आपने हाईवेज़ और लॉन्ग टूर पे निकालनी होती है। शहर में इतनी ब्रेक्स और वो ट्रैफिक जाम में आपको बाइक का इकोनॉमी का नहीं पता लग सकता। लास्ट में आ जाते हैं हम जनाब इसकी जो सारी नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे नहीं पसंद, जो इसमें होने चाहिए थे, वो आप भी सुन लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा वो बॉदर करते हैं तो आप अपना डिसीजन उसके मुताबिक कर सकते हैं। मुझे ये इतने ज़्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी ले ली बाइक। तो नंबर 1 चलते हैं जी, वही अलमशहूर ज़माना, इसकी सीट जो बाकी बाइक्स की हैं वो कदरे काफ़ी बेहतर हैं। तो इसकी जो सीट है, जो सुजुकी 150 की सीट है, वो बहुत हार्ड है। उसके लिए मैं जुगाड़ ये करता हूँ कि जो सीट का एयर कुशन है वो मैं यूज़ करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही सुकून है। मैं कहता हूँ कि जितनी भी बाइक्स की नॉर्मल सीट्स होती है ना, उससे तो ये बेहतर ही है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चाचा ये सीट कुशन मुझे दिखाइएगा, थैंक यू। ओके जी, ये सीट कुशन है जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी अब सुजुकी 150 के ऊपर। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सिंपल आप अपने मुंह से ही इसमें हवा वगैरह फुला लेते हैं। कुछ लोग रक्शे की ट्यूब भी लेके जाते हैं, उसमें मसला ये होता है कि उसका जो वेल्व होता है वो दूसरा होता है और आप कहीं पे उसको कम या ज़्यादा खुद नहीं कर सकते। तो ये जो सीट एयर कुशन है ये किसी भी बड़ी फार्मेसी से आपको अच्छे शहरों में मिल जाता है, 500 से 700 के दरमियान। अपने वेट और उसके मुताबिक आप इसमें हवा फिल करें और किसी भी एक बंजी कॉर्ड को से आप इसको जो है वो अपनी सीट पे बस रख दें। उसके बाद कोई दुनिया का जो है ना खड्डा शड्डा आ जाए, पत्थर आ जाए, कोई ऑफ रोडिंग हो जाए, आपको बिल्कुल फील नहीं होता। आप लगता है बिल्कुल हवा में बैठ रहे हैं और इसके ऊपर जा रहे हैं। तो ये अगर मैं कहता हूँ अगर मेरी बाइक कोई और भी होती ना जिसकी सीट बड़ी अच्छी होती, उसने कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके आपको पेन देनी ही होती है। और ये बिल्कुल जो है ना हवा वाला ऐसा सोल्यूशन है जो मैं कहता हूँ हर बाइक को यूज़ करना चाहिए। इससे पहले मैंने वो जो एक छोटे छोटे जो स्पॉट्स वाला एक होता है सीट एयर वाला, वो मैंने लिया था। मैं आपको ये पिक्चर में दिखा भी देता हूँ। ये वाला मैंने लिया था, लेकिन इसमें मुझे इतना कंफर्ट नहीं मिला। एक तो इसकी हवा बार बार लीक भी हो जाती थी, और दूसरा ये छोटे छोटे ना आपको लगता है जिस तरह पत्थर ही हैं, वो आपको चुभते हैं, यानी उसमें हवा होने का फ़ायदा नहीं होता। बट इससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं ये तकरीबन 3 से 4 ये मैं एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ अपने साथ, क्योंकि ये लाइफ लाइन है आपके टूर की। तो ये आप भी अपने साथ रखें तो आपका मसला भी हल हो सकता है। लाइट का ये है कि मैंने जो उसकी जिससे कहते हैं लाइट की जो हांडी है वो मैंने वही रखी है अब। और पहले मैंने ये किया था, इसको वो सुजुकी बुलान वाली जो लाइट होती है ना वो लगवा ली थी, और उससे मेरी वायरिंग सारी उड़ गई थी। वो फिर मैंने निकाली, और अब मैंने वो एक चाइना की लाइट आती है जिसमें डबल, एक येलो और एक वाइट लाइट उसके अंदर ही होती है। मुझे उसका नाम नहीं पता बिल्कुल, वो आप किसी भी बाइक वाले के पास जाएंगे वो आपको लगा देंगे। गोल्डन कलर की होती है, तो काफ़ी अच्छी लाइट है वो। तो मैंने मेन हांडी की जो है ना बल्ब उतार के वो लगा लिया। बाकी नीचे जो है वो मैंने अपनी एक SMD की जो है वो 16 LED की वो लगाई हुई है। उससे भी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बड़ी ज़बरदस्त उसकी रोशनी जो है वो जाती है, अंधेरे में लगता है बस जिस तरह टावर लग गया। तो कुछ लोग जो हैं 2 अलग-अलग लगवा लेते हैं, मैंने ये एक ही नीचे नंबर प्लेट को उतार के फ्रंट पे वो लगा ली हुई है। तो ये सॉल्यूशन लाइट का मैंने इसके साथ किया हुआ है। नेक्स्ट अगर चलते हैं, इसकी एक और बड़ी मज़ाहिया चीज़ है कि इसकी मीटर के ऊपर जो इसकी स्पीड आ रही होती है वो एक्चुअल में 10 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा बता रही होती है। लाइक अगर आप एक्चुअल में 50 की स्पीड पे जा रहे हैं ना, तो वो मीटर पे जो 50 आ रहा है वो एक्चुअल में 40 की स्पीड पे जा रहे हैं। ये मुझे
तब पता चला जब मैंने अपना गूगल मैप भी साथ लगाया हुआ था, और गूगल मैप की अगर आप स्पीड देखें तो उसके ऊपर 40 आ रही होती थी, मीटर पे मेरे 50 आ रही होती। तो मैंने काफ़ी दफ़ा चेक किया, फिर मैंने गाड़ी पे भी आके चेक किया कि यार जब अपनी गाड़ी से चेक करता हूँ तो उसमें गूगल मैप की स्पीड बिल्कुल मैच करती है आपकी गाड़ी के मीटर के साथ। लेकिन अब पता नहीं ये मेरी बाइक के साथ सिर्फ इशू है या आप सब में से अगर किसी के पास सुजुकी की बाइक है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर नहीं कभी चेक किया तो ज़रूर अब चेक कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वाकई ये आपके साथ भी है या नहीं, क्योंकि मेरी एक दफ़ा मीटर की तार टूट गई थी इसकी। हो सकता है शायद उसको नई तार लगवाने की वजह से ये इशू आया हो, लेकिन मुझे ये रिसेंटली पता चला अभी जब मैं अपना साउथ पाकिस्तान का टूर कर रहा था ग्वादर का, कि यार ये क्या सीन हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि हाँ, स्पीड। अगर आप अपनी बाइक की सिलेक्शन इस बेस पे करें कि आपने बड़ी स्पीड पे चलानी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छी स्पीड पे चलाने वाली बाइक है। ये टूरिंग बाइक है जिस पे आप सुकून से आराम से टूर कर सकें, ना कि स्पीडें खींचना आपका मकसद हो। क्योंकि मैंने देखा कि 80 के बाद जब आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसमें वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाती हैं, चाहे आपने जितनी मर्ज़ी अच्छे इसकी नट एंड बोल्ट टाइट करवा ली हो, इसमें 80 के बाद मज़ा नहीं आता चलाने का। तो मैं जितने भी टूर करता हूँ और जब भी जा रहा होता हूँ कहीं पे, मेरी स्पीड एवरेज 40 से 50 होती है। मैं इससे तेज़ चलाता ही नहीं हूँ बाइक। एक और मुझे जो इसकी गंदी चीज़ लगी वो ये कि जो इसके साइड वाले हैं, जिसको हम टापा कहते हैं, बाइक के जो टैंकी के नीचे जो इसके दोनों होते हैं, इसका जो बैटरी वाला सेक्शन है और जो दूसरी साइड वाला है, वहाँ पे एक तो रखने कोई चीज़ रखने की जगह नहीं है। जिस तरह नॉर्मली बॉक्सेस होते हैं, बंदा कोई कागजात रख लेता है, कोई फ़ोटोकॉपी रख लेता है, कोई पाना वगैरह इस तरह की चीज़ें रख लेता है। वो एक सिंपल सा एक प्लास्टिक का एक छोटा सा कैबिन बना हुआ है, कोई लॉक नहीं है उसके ऊपर, और जो साइड पे इसके वो लगे भी हुए हैं टापों के, वो जो प्लास्टिक के कवर्स हैं उन पे भी कोई लॉक नहीं है। तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट ग्रुप्स में देखे कि लोग इसकी चोरी कर लेते हैं। आराम से किसी का अगर टूटा कहीं पे, वो किसी खड़ी हुई बाइक का जो है ना, वो इसका आराम से कवर उतार के लेके अपनी बाइक को लगा देते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये भी मुझे इसका पसंद नहीं आया। लास्ट में मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा कि काफ़ी लोगों से मैंने वीडियोस में भी और जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं बाइकिंग के, उसमें भी इसके पॉइंट्स ऐसे देखें कि लोग इसकी वायरिंग के बारे में कहते हैं कि बहुत अनरिलायबल है। अनरिलायबल मैं कहूँगा कि अगर तो आप इसके बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते तो बिल्कुल भी अनरिलायबल नहीं है, रिलायबल है। लेकिन जब हम ये एक्स्ट्रा लाइटें लगवाते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें लगवाते हैं, उसके बाद वो अनरिलायबल होती है। तो कोशिश ये करें कि जो भी नई चीज़ें आप लगाएं, चार्जर लगवाएं, उसके ऊपर बाइक का वो मोबाइल का चार्जर लगवाएं या उसकी फ्रंट पे लाइट्स लगाएं, उसकी वायरिंग टोटली अलहदा रखें। ठीक है, जो मेन जेन्युइन वायर है उसको कुछ ना हो, अलहदा नई वायर बिछाएं उस लाइट से या उस चार्जर से लेके, और उसके अंदर अपने उसके फ्यूजेस हों अलहदा से, और जाके वो बैटरी को टच हो जाए, ना कि जो उसकी एग्जिस्टिंग वायरिंग है आप उसके ऊपर लोड डालें। मैंने यही गलती की थी कि बाकी मैंने सब कुछ इसकी एक्स्ट्रा वायरिंग करवाई। हुआ ये कि जब मैंने वो आगे फ्रंट पे बड़ी लाइट लगवाई थी, उसकी वायरिंग हुई अलहदा, लेकिन मसला ये हुआ कि वो इतनी हाई पावर थी वो, क्योंकि गाड़ी की लाइट थी, जो उसका बैटरी चार्जर था वो बेसिकली इतना ज़्यादा कंज्यूम होना शुरू हो गया, क्योंकि बैटरी वो बहुत ज़्यादा पी रहा था, उसकी वजह से वो बेचारा बैटरी चार्जर ही उड़ गया था। तो वो फिर मैंने दोबारा वो लाइट उतार के फारग करवाया, और अब मैंने बिल्कुल लो वॉट्स वाली लाइट लगवाई हुई है। तो जनाब, ये था मेरा सुजुकी 150 का रिव्यू। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बाइकर्स के लिए थी, बाकी सब के लिए नहीं थी, इसलिए मैंने इसको अपने इसी चैनल के ऊपर रिलीज़ किया। आई होप आपको बहुत क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। अगर आपको मज़ीद कोई सुजुकी से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मैंने अभी मिस कर दिया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हो तो इनको लाइक भी कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरे जो ट्रैवल की वीडियोज़ है वो आप मेरे दूसरे चैनल पे बीइंग अ ट्रैवल पर देखते रहना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।